नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग इस पर विचार विमर्श करेंगे कि क्या रूस में समाजवाद या साम्यवाद है या केवल यूएसएसआर के नाम के साथ में समाजवादी शब्द जुड़ा हुआ था। तकनीकी रूप से यदि बात की जाए तो यूएसएसआर समाजवादी गणतंत्र संघ था। साम्यवादी क्योंकि वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता थी, सरकार थी, तो साम्यवादी भी कहा जाता है, लेकिन जो उसका नाम था, जो संघ की स्थापना थी, वो समाजवादी थी। आइए रूस बनाम यूरोप देशों की तुलना करते हैं। आम आदमी के अधिकारों की, मीडिया के अधिकारों की व कुछ अन्य तत्वों पर, ताकि हम अंदाजा लगा सकें कि सही मायने में समाजवाद साम्यवाद कहाँ है। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां कागज पर कहने के लिए तो देश का प्रमुख राजा होता है, लेकिन बहुत बेहतर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं वाले देश हैं। राजा है वहां पर कागज में, जो प्रमुख होता है, जैसे कई देशों में प्रमुख राष्ट्रपति होता है, तो वैसे ही उन देशों में कहने के लिए राजा है प्रमुख, लेकिन बहुत ही बेहतर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं वाले देश हैं। वहीं ऐसे भी देश हैं जहां सत्ता तो कम्युनिस्ट पार्टी की है, लेकिन भयंकर रूप से बर्बर तानाशाही वाले देश हैं। आम आदमी को असहमति तक का अधिकार नहीं है। बात करते हैं यूरोप की, जिसे हम साम्राज्यवादी मानते हैं। यूरोप के विकसित देश जो रूस के वार्सा पैक्ट में शामिल नहीं थे, मतलब यह है कि रूसी साम्यवाद के अधीन नहीं थे या उसके साथ नहीं खड़े थे या प्रभावित नहीं थे, उनमें से हर एक देश में जो ऐसे नहीं थे, रूस के जो वार्सा पैक्ट में नहीं थे, रूस के साथ नहीं थे, और यूरोप के हैं विकसित देश हैं, उनमें से हर एक देश में लोकतंत्र परिपक्व हुआ। आम लोगों की हैसियत खूब बढ़ी। बहुत ही बढ़िया मुफ्त शिक्षा, बहुत ही बढ़िया मुफ्त स्वास्थ्य, रोजगार के लिए बहुत ही बढ़िया सहयोग, बेरोजगारों के लिए वेतन जैसे भत्ते, सीनियर सिटीजन के लिए वेतन जैसे भत्ते, मुफ्त शिक्षा भी है, मुफ्त स्वास्थ्य भी है। इसके बावजूद माता पिता को प्रति बच्चे के हिसाब से सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग, ताकि बच्चे के पालन पोषण पर जो भोजन, कपड़ा इत्यादि, खेल, खिलौने और बाकी जो चीजें आवश्यकता पड़ती है, उसमें सहयोग मिले। माता पिता को कोई परेशानी नहीं हो बच्चे का लालन पोषण करने में। हर 200-400 मीटर की दूरी पर, मतलब जब भी आपका कहीं भी घर है तो मान लीजिए कि 100-200 मीटर की दूरी पर, 300 मीटर की दूरी पर बच्चों के खेलने के लिए खेलकूद के पार्कों की व्यवस्था है। पार्क मतलब प्लेग्राउंड कह सकते हैं, पार्क तो पेड़ पौधे वाला घास का हो गया, प्लेग्राउंड कह सकते हैं, जिसमें बच्चों के खेलने के लिए उपकरण लगे होते हैं, व्यवस्था। और ऐसा ही और बहुत कुछ। अमीरों को सरकारी सुविधाएं कम, जो तुलनात्मक रूप से आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको आर्थिक सुविधाएं अधिक, ज्यादा अधिक। आर्थिक सहयोग भी ऐसा कि लोगों का जीवन स्तर समान जैसा हो जाए। ऐसा नहीं कि घिसट घिसट के जी रहे हैं, बस किसी तरह जिंदा रह जाएं, ऐसा नहीं। सम्मान के साथ वो भी जिए, गरीब से गरीब आदमी भी कार से चल सके। अगर उसको हवाई जहाज में उड़ना है तो ठीक है, अमीर लोग हर हफ्ते उड़ सकता है, तो गरीब आदमी जो गरीब से गरीब है वो भी साल में 6 महीने पे एक बार उड़ ले कहीं, अगर उसको जाना है, अगर उसको जरूरत है तो हवाई जहाज से उड़ के जा सकता है। इस तरह का सभी लोगों को पौष्टिक भोजन, अच्छा भोजन, अच्छे कपड़े, शुद्ध पेयजल इत्यादि की, और बाकी जो विलासिता की जो सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध हो। इन देशों का सबसे गरीब आदमी भी सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करने का अधिकार रखता है। उसके विरोध को सुना जाता है, अनसुना नहीं किया जाता है। सरकार के समर्थक लोग भी विरोध करने वाले के साथ खड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार के समर्थक लोग विरोध करने वाले को देशद्रोही बताने लगे या उसके विरोध का मजाक उड़ाएं। यहां तक कि सरकारी नौकरी करने वाले, सरकारी नौकर साहब भी विरोध करने वाले के साथ खड़े होते हैं, यदि उनको लगता है कि बात सही कह रहा है, यदि उनके साथ में तालमेल, वैचारिक तालमेल बनता है। उनको लगता नहीं भी अगर बनता है, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, उसको परेशानी है, ये अपनी परेशानी की बात कह रहा है और इसकी बात सुनी जानी चाहिए, तो साथ खड़े होते हैं। ये है यूरोप के इन देशों का लोकतंत्र। तो जब से मैंने यूरोप को समझना शुरू किया है, तब से मैं एक बात बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूं कि यूरोप का मीडिया देशों की सरकारों के कहे अनुसार चलता है। उल्टा होता यह है कि मीडिया दम ठोक कर सरकार के खिलाफ खड़ा होता है।
सरकार की चमचागिरी नहीं होती है। देश का राष्ट्राध्यक्ष हो या एक आम नागरिक, सबके साथ एक ही जैसा व्यवहार होता है। मतलब जब टीवी की बातचीत चल रही होगी या जब उनके साथ चर्चा हो रही होती है तो प्रधानमंत्री उधर होगा, तो उसका भी नाम लेके बोलेंगे, आम व्यक्ति होगा उसका भी नाम लेके बोलेंगे, उसी उसी टोन से, उसी तरीके से, कोई फर्क नहीं है। और आम आदमी भी उसी धड़ल्ले से बात करेगा। कोई ढेला भाई अंतर नहीं कि अब आदरणीय, माननीय और दुनिया भर का ये लगाना है, व्यवहार करना, झुके जाना, ऐसा कुछ नहीं। तुम भी मनुष्य हो, ये मनुष्य है, बराबर। यही तो लोकतंत्र का असली खूबसूरती है। जो देश ऐसे हो वहां की मीडिया कैसी होगी? जो लोग समझदार हैं, जिनकी अकल है, उनको बताने की जरूरत नहीं है। और जो समझदार नहीं है या समझदार होकर, जैसे कहते नहीं है कि जो आदमी सो रहा हो उसको जगाया सकता है, लेकिन जो जगा हुआ है लेकिन सोने का ढोंग कर रहा है उसको आप जगा नहीं सकते। तो ऐसे जो लोग ढोंग करते हैं, जानते हैं लेकिन जानबूझ करके जो लोग बकबक करते रहते हैं, उनको बताने में कोई फायदा नहीं है। अब बात करते हैं रूस व चीन की, जहां का गुणगान बिल्कुल अंधभक्तों की तरह हमारे देश भारत के बहुत लोग केवल इसलिए करते रहते हैं क्योंकि इन लोगों के अंदर साम्यवाद के प्रति रोमांस बहुत कूट कूट कर भरा है। ये लोग रूस व चीन के इतने बड़े अंधभक्त हैं कि रूस द्वारा कमजोर यूक्रेन पर हमला करने को जायज ठहराते हैं। इसको साम्यवाद मानते हैं। मतलब कमजोर को कुचलना साम्यवाद है। यदि वो हमारी बात नहीं मानता है, यदि हमका हमारा अनुसरण नहीं करता है, तो हम उसको कुचल देंगे। ये साम्यवाद है। ये इनके लिए सर्वहारा के हित में काम करना है। इनमें से जो लोग दुनिया के मामलों को स्वयंभू विशेषज्ञ हैं, वे लोग यह जस्टिफिकेशन देते हैं कि रूस ऐसा इसलिए कर रहा क्योंकि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाह रहा था। तो इन स्वयंभू विशेषज्ञ लोगों से मेरा यह कहना है कि भाई, लगे हाथ ये भी बता डालिए कि चेचन्या, बेलारूस, जॉर्जिया और कजाखस्तान जैसे देश जो यूक्रेन की ही तरह यूएसएसआर संघ में शामिल थे और 1991 में संघ से अलग हुए, तो ये देश कौन सा नाटो में शामिल होने जा रहे थे? जो पुतिन ने इन देशों को कुचल कर या मजबूर करके अपनी कठपुतली बना लिया। इनमें से तो कोई भी देश नाटो में नहीं जुड़ रहा था। इसे कहते हैं साम्राज्यवाद। इन स्वयंभू विशेषज्ञों से मेरा यह भी कहना है कि वैसे तो आप लोग पता नहीं कहां कहां से कौन कौन सी थियरी उड़ाकर लाते हैं, जो आपने कभी अपने स्नातक परास्नातक के कोर्सों में पढ़ी होगी, जिनका जो पाठ्यक्रम स्तर है बहुत ही सड़ियल रहा है ना, अभी भी सड़ियल ही है। यहाँ वहां से मनचाहे वक्त अधकचरे तरीके से उड़ाकर पाठ्यक्रम बना दिए जाते हैं, और ऐसे ही लोग यहाँ वहां से टीप टाप की किताबें लिख देते हैं, वही चलती रहती है। और ये इन्हीं सबको पढ़ पुढ़ करके आप पेपर लिखते हैं, एग्जामिनेशन में जाते हैं, तो सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेते हैं। इसी तरह से, इसी प्रक्रिया से आप भारतीय विदेश सेवा जाके ज्वाइन कर लेते हैं। तो आपका सोच वही रहता है, नौकरी कोई भी करें आप। ऐसा नहीं है कि आप अगर भारतीय विदेश में नौकरी कर रहे हैं, आईएफएस बन गए हैं या कुछ और हो गए हैं, आईएएस बन गए हैं, तो कोई आपके अंदर अंतर्राष्ट्रीय मामलों की बहुत गहरी समझ आ गई है ना, वैसे ही है आप। तो जब अपनी अकल लगानी ही नहीं है, जब अपनी दृष्टि पैदा ही नहीं की है, जब ऑब्जेक्टिव विश्लेषण कर पाने की दक्षता विकसित की ही नहीं है, जब उड़ा करके ही चिपकाना है, जब नकल ही करना है, तो थोड़ा सा ये थियरी भी खंगाल लिया कीजिए कि पुतिन जैसे लोग खुद ही बम प्लांट करते हैं, खुद ही हमला करवाते हैं और कहते हैं कि फलाने ने बम फोड़ा, अलाने ने हमला किया, इसलिए हमको हमला करना पड़ रहा है। ये भी एक प्रकार की युद्ध की रणनीति होती है, कहीं पर कुछ किसी को कुचलने के लिए, सत्ता में नियंत्रण बनाए रखने के लिए। पुतिन जब से सत्ता में आए हैं, प्रधानमंत्री का कह लें, राष्ट्रपति का कह लें, तब से यही सब रणनीतियां करते आ रहे हैं। यदि ये थियरी भी समझ ली होती स्वयंभू विशेषज्ञों ने, तो इतना कॉमन सेंस तो बन ही जाता कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की सोचता या न सोचता। पुतिन को यूक्रेन को अपनी कठपुतली बनाना ही था। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां की राजनीतिक पार्टियां खुद ही समाजों के बीच दंगे कराती हैं और लोगों से कहती हैं कि देखो, हम होते तो दंगे नहीं होते, इनकी सरकार में दंगे होते हैं, है ना, हमारी सरकार में दंगे नहीं होते। जब लोग इनकी सरकार बना देते हैं, दंगे नहीं होते हैं, क्योंकि दंगे तो ही करवा रहे होते हैं। लोगों को लगता है कि सरकार कितनी अच्छी है, दंगे रोक दिए, जबकि लोगों को धोखा देकर दंगे खुद ही करा रही होती है सत्ता पाने की रणनीति के तहत। ऐसी घटनाएं व कुचक्रों से दुनिया का इतिहास भरा पड़ा हुआ है। पुतिन में सिवाय बर्बर तानाशाह होने के ऐसा कौन सा सुरखाब लगा है जो उसे दूध का धुला माना जाए? केवल इसलिए कि रूस में कभी तथाकथित साम्राज्य था।
इसलिए इनको अच्छा महान मान लिया जाए, इसलिए इनकी बर्बरता के साथ खड़ा हो लिया जाए। रूस में पुतिन का विरोध नहीं हो सकता है। यदि कोई प्रदर्शन होता है और आप पकड़े जाते हैं, यदि कोई व्यक्ति इनका विरोध करता है, इनकी नीतियों का विरोध करता है, इनका विरोध करता है, तो पहली बार कुछ दिनों की जेल होती है जब पहली बार पकड़े जाते हैं। दोबारा पकड़े जाने पर कई वर्ष की जेल होती है। मतलब ये कि जिसे आप साम्यवाद का आदर्श मानते हैं, उसके सामने कसीदे पढ़ते हैं, उसकी नाम की कस्में खाते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, वो जिसकी नीचता और बर्बरता को महिमा मंडित करते हैं, वहां आम आदमी को विरोध तक करने की बात छोड़िए, असहमति तक का अधिकार नहीं है। ये पता नहीं कैसा साम्यवाद है। साम्यवाद तो सर्वहारा को सत्ता में स्पष्ट भागीदारी की बात करता है, जबकि पुतिन के साम्यवाद में तो आम आदमी को विरोध तक करने का अधिकार नहीं है, असहमति तक का अधिकार नहीं है। सोचिए, रूस में आम लोगों की बात छोड़िए, रूस में मीडिया पूरी तरह से नियंत्रण में रहती है। पुतिन की इच्छा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। मीडिया छोड़िए, मंत्रिमंडल के लोग, पुतिन के नजदीकी सलाहकार, मतलब कोई भी जो पुतिन सुनना चाहते हैं वही बोलते हैं। ये लोग वही बोलेंगे, वही सलाहें देंगे। विरोध असहमति की बात छोड़िए, जी हुजूरी करने के अलावा किसी चीज का स्थान ही नहीं है। इसे कहते हैं साम्राज्यवाद। पुतिन के पास इतनी ताकत लोगों के द्वारा नहीं आई, बल्कि इसलिए आई क्योंकि पुतिन ने रूस में अपने पालतू व्यापारियों का एक घेरा बनाया, जिनके हाथों में रूस की संपत्तियां रख दी और अपना हिस्सा लेते हैं। इतनी ताकत है कि चुनावों को जैसे मर्जी वैसे मैनिपुलेट करते हैं। यहाँ तक कि संसद व संविधान में को अपनी कठपुतली बना रखा है। जो मनाता है वो पारित करा लेते हैं। यहाँ तक ये भी पारित करा लिया, सोचिए, कि देश को 2-3 बार चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं है, पुतिन साहब भी बने रहेंगे। या इसी अजब घटना केवल आप चीन और रूस में ही देख सकते हैं। और ये क्या नाम है, ये जो उत्तरी कोरिया है, क्योंकि यहाँ साम्यवाद है, इसी को साम्यवाद कहते हैं कि एक राजा बना दो, घोषणा करो कि हम साम्यवादी हैं, हम साम्यवाद में हैं, लेकिन बनाए राजा रखो, राजतंत्र स्टेब्लिश करो, कागज में साम्यवाद लिख दीजिए आप, व्यवहार में सामंतवाद बना दीजिए आप। ये है साम्यवाद। आप भले ही साम्यवाद के अपने रोमांस के चक्कर में पुतिन के साथ खड़े हो रहे हो, लेकिन आपको अंदाजा भी है कि आप कितनी खतरनाक मानसिकता के साथ खड़े हो रहे हैं। आपके अपने देश में भी यदि ऐसा हो, ऐसा आप आमंत्रित करना चाह रहे हैं क्या कि आपके देश में भी ऐसा हो, या आपको पता चले बिना गुपचुप तरीके से ऐसा हो रहा हो और आप देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको तो अपने रोमांच से ही मतलब है, आपको तो अपनी भक्ति से मतलब है, आपको कुछ और विचार करना ही नहीं है, देखना ही नहीं है, आपको तो नशे में रहना है। यदि हम अपना पूर्वाग्रह व रोमांस का चश्मा व भक्ति उतार कर समझें, तो हम समझ सकते हैं कि यूरोप में व्यवहारिक साम्यवाद व परिपक्व लोकतंत्र व समाजवाद है, जबकि चीन व रूस में तानाशाही है। साम्यवाद का, समाजवाद का सा भी दूर दूर तक नहीं है। लेकिन प्रायोजित कहानियां, प्रायोजित साहित्य व प्रोपोगंडा के कारण हमने रूस के साम्यवाद की एक खूबसूरत परिकल्पना अपने दिमाग में बना रखी है। किताबों, कहानियों, कविताओं व अवधारणाओं में खूबसूरत दिखना व वास्तव में धरातल में उस खूबसूरती को उतार कर जी पाने में जमीन आसमान का अंतर होता है। यूरोप ने प्रोपोगंडा नहीं किया, ढोंग नहीं किया, ढकोसला नहीं किया, लेकिन समाजवाद को जी रहा है। रूस ने हवा खड़ा किया, खुद को समाजवाद का के ठेकेदार के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन वास्तव में जमीनी धरातल पर बर्बर, सामंती, साम्राज्यवादी व तानाशाही की स्थापना कर पाया। वीडियो के अंत में यही कहना चाहता हूं, रूस व चीन की भक्ति करना अलग बात है, लेकिन तथ्य यही है कि रूस व चीन में साम्यवाद नहीं, बर्बर तानाशाही है, राजशाही कह सकते हैं। रूस व चीन दोनों खालिस साम्राज्यवादी मानसिकता के देश हैं, बर्बर देश हैं। इससे उलट यूरोप के जिन देशों को हम प्रोपोगंडा का शिकार होकर रात दिन गरियाते रहते हैं, उन देशों में बेहतर व्यवहारिक समाजवाद है, साम्यवाद है व लोकतंत्र है। धन्यवाद।